नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 से 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स। इससे पहले वन लाइनर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और 1 से 25 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है वह भी अपलोडेड है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका जनवरी से लेकर के और मार्च तक का टोटल वीडियो मतलब अपडेटेड हो जाएगा। और उसके बाद आपका अप्रैल का वन लाइनर दिया हुआ है, मई का वन लाइनर दिया हुआ है और जुलाई से टोटल कंप्लीट अपडेटेड है। ठीक है, तो लगभग एक सप्ताह और लगेगा, नेक्स्ट वीक तक जो है आपका टोटल जनवरी से लेकर के और अब तक का टोटल करंट अफेयर्स अपडेटेड हो जाएगा, जो कि आगामी परीक्षाएं जो हैं, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, बिहार एसआई के एग्जाम्स हैं, दरोगा के एग्जाम्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इन सब में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 26 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। पहले वन लाइनर्स एक साथ दे चुका हूं, इसलिए वन लाइनर्स छोड़ देते हैं। आते हैं सीधा प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। पहला पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ ने पेट्रोलियम, विस्फोटक, ऑक्सीजन और औद्योगिक गैस उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। पेशों के बारे में देख लेते हैं। तो यह उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत एक विभाग है। तो किसके अंतर्गत यह एक विभाग है, यह जरूर याद रखिएगा। यह स्वायत्त स्थिति वाला एक नियामक प्राधिकरण है। यह ब्रिटिश भारत के दौरान 1890 के दशक में विस्फोटक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए इसे विस्तारित किया गया है। वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पेशों को विस्फोटक अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, भड़काऊ पदार्थ अधिनियम 1952 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेशों के बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के मध्य रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो भारत और जर्मनी के बीच जो समझौता हुआ है वह रेलवे के क्षेत्र में हुआ है और उस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं वह देख लेते हैं। तो इस समझौते पर भारत की ओर से रेल मंत्रालय और जर्मनी की ओर से डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग द्वारा फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन से माल परिचालन, यात्री परिचालन, बुनियादी ढांचा निर्माण एवं प्रबंधन, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी रेलवे संगठन का विकास, भविष्य सूचक रख रखाव और निजी ट्रेन संचालन आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। तो सहयोग के जो क्षेत्र हैं वह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय को अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण से क्षेत्र विशिष्ट में भीड़ भाड़ को कम किया जा सकेगा। इस रेलवे फ्लाईओवर की लंबाई 22 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा होने की संभावना है। इस पर 1285 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, अब चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। पहला है अपना एमएसपी फॉर एमएफपी। यह एक योजना है एमएसपी फॉर एमएफपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, और एमएफपी जो होता है वह होता है आपका लघु वन उपज। लघु वन उपज मतलब मिनिमल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास के माध्यम से लघु वन उपज एमएफपी के विपणन के लिए तंत्र, मतलब कि एमएसपी फॉर एमएफपी योजना, नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर वन पर निर्भर मजदूरों को राहत दे सकता है। वन पर जो निर्भर होते हैं मजदूर, उनको राहत मिल सकती है इससे। यह योजना क्या है देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2013 में गैर राष्ट्रीयकृत या गैर एकाधिकार वाले लघु वन उपज एमएफपी के विपणन और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास हेतु इस केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी थी। यह एमएफपी इकट्ठा करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक उपाय था, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। उनमें से अधिकांश वामपंथी चरमपंथ क्षेत्रों में हैं, मतलब कि वैसे क्षेत्र जिसमें वामपंथियों का
वर्चस्व है या फिर आपके उग्रवादी कह सकते हैं उनका वर्चस्व है। इस योजना में वर्तमान योजना अवधि के लिए 967.28 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में और 249.50 करोड़ रुपए राज्यों के हिस्से के रूप में खर्च किए जाएंगे। योजना की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह सुनिश्चित किया जाएगा इसमें कि आदिवासी आबादी को जंगल से इकट्ठा होने वाली उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिलता है और उन्हें रोजगार के वैकल्पिक रास्ते मुहैया कराए जाते हैं। संसाधन आधार की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संग्रह, प्राथमिक संस्करण, प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में वनवासियों के प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली की स्थापना इसके तहत की जाएगी। घटाए गए लागत के साथ बिक्री आय से उन्हें राजस्व का एक हिस्सा जरूर प्राप्त हो, ऐसा ध्यान रखा जाएगा। कवरेज देख लेते हैं। तो इससे पहले इस योजना को केवल 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था और 12 एमएफपी के लिए एमएसपी तय किया गया था। मतलब कि केवल 12 जो वन उत्पाद थे उन्हीं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया था, लेकिन बाद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार कर दिया गया। और इसमें जो अब जो संख्या है टोटल, जो एमएफपी जिनके लिए एमएसपी मतलब निर्धारित की जाती है, उनकी टोटल संख्या अब 49 हो गई है। पहले यह 12 थी, अब 49 हो गई है। कार्यान्वयन देख लेते हैं। तो एमएसपी पर एमएफपी देने की जिम्मेदारी अब राज्य नामित एजेंसियों के पास होगी। बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए बाजार संवाददाताओं की सेवाओं को नामित एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से एमएफपी व्यापार के प्रमुख बाजारों से के लिए लिया जाएगा। यह योजना प्राथमिक मूल्य वर्धन के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि जैसे आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का भी समर्थन करती है। मतलब इसके तहत जो है कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस इत्यादि भी बनवाए जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के लिहाज से कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो होगा वह इसका क्रियान्वयन करेगा और निगरानी करेगा। ठीक है, उसके लिए नोडल मंत्रालय यही होगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण मंत्रालय द्वारा तकनीकी सहायता से किया जाएगा। योजना का महत्व देख ले या फिर लाभ देख ले तो अनुमानित 100 मिलियन वनवासी भोजन, आश्रय, दवाओं, नगद आय इत्यादि के लिए मामूली वन उपज पर निर्भर करते हैं और उन्हें इस योजना से काफी लाभ होगा। हस्तक्षेप का यह पैकेज जो होगा असंरचित एमएफपी बाजारों को व्यवस्थित करने में भी मदद कर सकता है। मतलब जो पहले से जिनकी संरचना सही नहीं है उनको भी जो है व्यवस्थित किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो उससे जो है लाभ जरूर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है G20 आभासी शिखर सम्मेलन। आभासी इसलिए क्योंकि यह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अभी कोविड-19 में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल समिट का नेतृत्व जो है वह सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद करेंगे, जो आर्थिक समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा इस बार, यह जरूर याद रखिएगा। किसी एक देश को प्रतिवर्ष इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसे G20 प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना द्वारा वर्ष 2018 में और जापान द्वारा वर्ष 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और 2020 के लिए स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जो है वह आमंत्रित देश हैं। तो यह भी जरूर याद रखिएगा। शामिल होने वाले प्रमुख देश कौन कौन है? प्रमुख समूह एवं देश। तो G20 सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के अलावा आमंत्रित देश जो हैं स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस, विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के नेता जो हैं शामिल होंगे। इसके अलावा वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का नेतृत्व करेगा। दक्षिण अफ्रीका जो है वह अफ्रीकी संघ का नेतृत्व करेगा। संयुक्त अरब अमीरात जो है वह खाड़ी सहयोग परिषद का नेतृत्व करेगा तथा रवांडा जो है वह अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी यानी कि न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, G20 समूह के बारे में देख लें तो G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई थी। तो यह 1999 में की गई थी और उस समय 7 देश थे, यह जरूर याद रखिएगा। G20 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है।
शामिल देश कौन कौन है? तो इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। तो ये इसके सदस्य देश हैं G20 के। आगे देख लेते हैं G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो यह कोई संगठन तो है नहीं, तो इसलिए इसका कोई मुख्यालय नहीं है। यह एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि संगठन के रूप में। ठीक है, तो इसका कोई अस्थायी सचिवालय या फिर प्रशासनिक संरचना नहीं है। आगे ये कुछ चुनौतियां दी हुई हैं वर्तमान परिदृश्य के नज़र में। तो अब चूंकि उस समय से परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है, तो इसका कोई अभी पढ़ने के लिए कोई मोल नहीं रह गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए 2019-20 से परे एक और वर्ष 2020-21 तक आरआरबी को न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मतलब एक और वर्ष के लिए जो है इसे जोड़ दिया गया है 2020 और 21 तक के लिए। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए 1340 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र के हिस्से के रूप में 670 करोड़ रुपए परिव्यय की मंजूरी दी गई है। हालांकि सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र के हिस्से की राशि को तभी जारी किया जाएगा जब प्रायोजक बैंक अपने अनुपातिक हिस्से की राशि जारी करेंगे। योजना के लाभ देख लेते हैं। तो केंद्रीय सरकार की इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR में काफी सुधार होगा। CRAR क्या होता है? तो CRAR किसी बैंक की कुल संपत्ति और उसकी जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात होता है। इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अतिरिक्त वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल प्रदान करेगी, जो वर्तमान में न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 9% बनाए रखने में असमर्थ थे। मतलब कि यह जो 9% उनको बनाए रखना होता है जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, वह बनाए रखने में वो आरआरबी जो है वह सक्षम नहीं थे। यही कारण है कि 2020-21 के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संस्थागत मजबूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। कोविड-19 के कारण देशव्यापी बंदी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण केसी चक्रवर्ती समिति के सुझावों के आधार पर किया गया था। तो ये जो समिति है केसी चक्रवर्ती समिति, यह जरूर याद रखिएगा। केसी चक्रवर्ती समिति ने 21 राज्यों के 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत 2200 करोड़ रुपए जारी करने का सुझाव दिया था और अब तक जो है 1395.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में देख लें। तो यह जो ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत वर्ष 1975 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1975 में स्थापना की गई थी। इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन जो है वह नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। और 2011 के बाद से सरकार ने 3 चरणों में इन बैंकों के समेकन यानी कि कंसोलिडेशन की शुरुआत की, मतलब एक दूसरे के साथ इसको जोड़ना शुरू कर दिया और जिससे कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो 2005 में 196 थी, अब जो है यह मात्र 45 रह गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, आरआरबीज के बारे में, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्थान अगरकर इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने एक बायोफोर्टिफाइड ड्यूरम गेहूं की किस्म MSCS 4028 विकसित की है। तो याद रखिएगा MSCS 4028 जो है वह गेहूं की किस्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसको बनाया किसने है? अगरकर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इस नई गेहूं की किस्म में 14.7% प्रोटीन, 40.3% नहीं ppm का मतलब होता है
पार्ट्स पर मिलियन। तो 40.3 ppm जिंक, 46.1 ppm लोहे की मात्रा पाई जाती है। MACS 4028 एक अर्ध बॉनी यानी कि सेमी ड्वार्फ किस्म है और यह 102 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही इसमें 19.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उच्च उपज क्षमता है। यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों एवं जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं घुन की प्रतिरोधी है। मतलब इसमें ये सब लगते नहीं है। ठीक है। भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए MACS 4028 किस्म को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा सराहा गया है एवं यह नई किस्म भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति मतलब कुपोषण मुक्त भारत 2022 को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मतलब ICAR ने भी वर्ष 2019 के दौरान बायो फोर्टिफाइड श्रेणी के तहत इस किस्म को टैग किया है। अखिल भारतीय समन्वित गेहूं एवं जौ सुधार कार्यक्रम यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट एंड बार्ली इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्षा की स्थिति में उच्च पैदावार वाली, कम समय में तैयार होने वाली, रोग प्रतिरोधी एवं सूखा सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। MACS 4028 अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की इसी पहल का एक हिस्सा है। अखिल भारतीय समन्वित गेहूं एवं जौ सुधार कार्यक्रम हरियाणा के करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करनाल के हरियाणा के करनाल में जो है यह स्थित है, यह याद रखिएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं 27 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। तो वन लाइनर तो पहले ही देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टे होम इंडिया विद बुक्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल लॉन्च की है। इस पहल के तहत 100 से अधिक किताबें NBT की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति में HRD मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में लोगों की मदद करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय के अनुसार अधिकांश पुस्तकें बच्चों से संबंधित है और विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। NBT के बारे में देख लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है। विश्व रंगमंच दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में थिएटर अथवा नाटक कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। शुरुआत देख लेते हैं। तो वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यह याद रखिएगा। प्रथा के अनुसार इसी दिन किसी थिएटर के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा रंगमंच की मौजूदा स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए संदेश दिया जाता है। वर्ष 1962 में पहला विश्व थिएटर दिवस संदेश जिन कोक्ट्यू द्वारा दिया गया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के सबसे प्रसिद्ध थिएटर कलाकार गिरीश कर्नाड ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटक अथवा थिएटर रंगमंच से जुड़ी एक विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस संदर्भ में शेक्सपियर की निम्नलिखित पंक्तियां उल्लिखित हैं। यह दुनिया एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष सिर्फ पात्र हैं। यह शेक्सपियर की उल्लिखित पंक्तियां हैं और इसका यूज जो है निबंध वगैरह में कर सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ऑपरेशन नमस्ते के बारे में। हाल ही में भारतीय थल सेना ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। तो यह भारतीय थल सेना की योजना है, अभियान है, याद रखिएगा। इस ऑपरेशन के तहत सेना भारत सरकार को घातक बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। इस ऑपरेशन के तहत थल सेना ने अब तक 8 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सैनिकों के परिवारों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय थल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में की गई थी। भारतीय सेना का प्राथमिक कार्य राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है जिला खनिज फाउंडेशन DMF फंड्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्य सरकारों को नोवेल कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने हेतु प्रतिक्रिया और तैयारियों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन फंड का उपयोग करना चाहिए। DMF फंड का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरक
यानी कि सप्लीमेंट एवं स्क्रीनिंग तथा परीक्षण आवश्यकताओं में वृद्धि और किसी भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में देख ले तो डीएमएफ एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है जो खनन संबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले के समुदायों की हितों की रक्षा करता है, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। इसके संचालन का तरीका संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। डीएमएफ को केंद्रीय खनन कानून, खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया था के तहत मान्यता प्राप्त है। तो यह जरूर याद रखिएगा। डीएमएफ के उद्देश्य और कार्य भी संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा निर्देशित किए गए हैं क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू 5वीं और 6ठी अनुसूचियों, पंचायतों के लिए प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006, वन अधिकारों की मान्यता, वन अधिकार अधिनियम एफआरए से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं उद्देश्य के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लाभ और हित में कार्य करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में देख लें तो सितंबर 2015 में खान मंत्रालय ने डीएमएफ की निधियों का उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इस योजना को प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना कहा जाता है और यह सभी राज्य सरकारों पर लागू होती है। यह योजना 12 जनवरी 2015 से प्रभावी है। तो यह जरूर याद रखने लायक पॉइंट है। विकास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के 3 लक्ष्य हैं। पहला, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं या परियोजनाओं के अनुरूप हों। दूसरा, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना। और तीसरा है खनन क्षेत्र में के प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना। योजना के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 60% और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 40% निधि खर्च की जाएगी। तो यह जरूर याद रखिएगा। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन होंगे? तो पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्धजनों एवं निःशक्त जनों का कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता। एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से होंगे? तो भौतिक संरक्षण, सिंचाई, ऊर्जा एवं आमूल विकास, खनन जिलों की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नए उपाय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार के द्वारा घोषित कौन कौन से उपाय हैं देख लेते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की जाएगी। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों तथा केंद्र के साथ साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत महामारी से लड़ रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। उद्देश्य क्या है? तो भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आगामी 3 महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो किसानों को क्या लाभ होगा? तो वर्ष 2020-21 में 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इसके तहत 7 करोड़ किसान कवर होंगे। गरीबों को लाभ क्या होगा? तो कुल 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाता धारकों को आगामी 3 महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर देख लेते हैं। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग जनों के लिए सरकार अगले 3 महीनों के दौरान भारत के लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1,000 रुपए प्रदान करेगी। मनरेगा के बारे में देख लें तो पीएम गरीब
गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। स्वयं सहायता समूह के बारे में देख लें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। अन्य संबंधित घोषणाओं के बारे में देखें तो कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसके तहत कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 महीने का पारिश्रमिक इनमें से जो भी कम हो प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारों को देश के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कोष का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे ताकि वे इन श्रमिकों को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान कर सके। भवन एवं अन्य निर्माण कोष केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत बनाया गया है। इस कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आंतरिक दहन इंजन की इंजन दक्षता में सुधार। हाल ही में इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स ने एक अल्ट्रा फास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक विकसित की है। अल्ट्रा फास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक से आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन क्षमता में सुधार किया जा सकता है। माइक्रो सरफेस टेक्सचर के आकार, बनावट और घनत्व को सटीक नियंत्रण प्रदान करने वाली लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग तकनीक घर्षण और घिसाव पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण बनाती है। और ज़्यादातर तेल किस लिए खत्म होता है? क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो घर्षण ही कम हो जाएगा तो तेल जरूर मतलब कि कम खर्च होगा और आपका जो मोबिल वगैरह होता है वो भी ज़्यादा देर तक काम करेगा और इससे जो है इंजन की क्षमता जरूर बढ़ेगी। अल्ट्रा फास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक के बारे में देख लें तो इस तकनीक में एक स्पंदित लेजर बीम के माध्यम से बेहद नियंत्रित तरीके से वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म गर्तिका अथवा खांचे मतलब कि माइक्रो डिम्पल्स और ग्रूव्स का निर्माण किया जाता है। इस तरह के सतह ड्राई स्लाइडिंग की स्थिति में और तेल की आपूर्ति यानी कि स्नेहक टंकी को बढ़ाने जैसे प्रभावों को भी नियंत्रित करने के साथ ही यह घर्षण गुणांक को कम करते हुए घिसने की दर को भी कम करता है। और घिसने की दर कम हो जाएगी तो जरूर तेल भी कम लगेगा और इंजन की क्षमता भी बढ़ेगी। सतहों की बनावट के बारे में देख ले तो इन सतहों पर आकृति का निर्माण 100 fs पल्स ड्यूरेशन लेजर का उपयोग करते हुए ऑटोमेटिव आंतरिक दहन इंजन पुर्जों, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर लाइनर्स पर किया गया था। लेजर बीम के माध्यम से लगभग 5 से 10 म्यूएम गहरी और 10 से 20 म्यूएम व्यास की सूक्ष्म गर्तिका को नियमित पैटर्न का उपयोग करते हुए बनाया गया है। वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म गर्तिका अथवा खांचे के निर्माण से सतह स्थलाकृति में परिवर्तन होता है जो अतिरिक्त हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर उत्पन्न करता है जिससे सतहों की भार वहन क्षमता बढ़ती है। निर्मित किए गए सतह का शीतलक और स्नेहन तेल के विभिन्न गति और तापमान के तहत इंजन रिंग में परीक्षण किया गया। परिणाम स्वरूप पिस्टन रिंग्स पर निर्मित किए गए सतह के उपयोग से स्नेहक ईंधन की खपत में 16% की कमी आई एवं 10 घंटे की ल्यूब ऑयल खपत परीक्षण से पता चलता है कि रिंग्स की सतह पर लगने वाले घर्षण में भी काफी कमी हुई है। अल्ट्राफास्ट लेजर वैक्यूम रहित स्थितियों के बिना ही माइक्रो अथवा नैनो विशेषताओं का निर्माण करती है। इसकी विशेषताएं विवर्तन सीमित लेजर फोकल स्पॉट व्यास की तुलना में छोटी है। इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के बारे में देखें तो वर्ष 1997 में स्थापित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है एवं परिचालन संबंधी कार्य चेन्नई और गुरुग्राम में होते हैं। तो यह जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ARCI का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों की खोज करना और भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना। आगे देख लेते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। तो वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस NMQTA के तहत 5 वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े तकनीकों को विकसित करना एवं भारत को अमेरिका एवं चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से न केवल अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदे भी होंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में देख ले तो क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में
प्रकृति में छोटे परमाणुओं एवं कणों का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था। इस क्रांतिकारी तकनीक ने पहले चरण में भौतिक दुनिया में प्रकाश और पदार्थ के बारे में हमारी समझ विकसित की है। साथ ही लेजर और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जैसे सर्वव्यापी आविष्कार भी किए हैं। वर्तमान में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी को ध्यान केंद्र में रखकर एक दूसरी क्रांति चल रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत प्रवाह के नियमों पर कार्य करता है। यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहित करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना क्वांटम बिट या क्यूबिट में संग्रहित होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट 0 या 1 में से किसी एक को ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं। वही क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। 100 क्यूबिट से कम की क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाली उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जो किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं? तो सुरक्षित संचार में हो सकता है, अनुसंधान में, आपदा प्रबंधन में, औषधि निर्माण में, औद्योगिक क्रांति 4.0 को संवर्धित करने में इसका उपयोग हो सकता है। भारत के संदर्भ में चुनौतियां देख लेते हैं। तो विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में अनुसंधान लगभग 2 दशक से चल रहा है, लेकिन भारत में केवल 5 वर्षों से कुछ ही संस्थानों में गंभीर प्रयोगात्मक कार्य हो रहे हैं। भारत पर्याप्त संसाधनों, उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति और समयबद्धता की कमी से जूझ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले क्यूबिट को क्रायोजेनिक तापमान पर ही स्थिर रखा जा सकता है, इसलिए इसका रख रखाव एक बड़ी चुनौती है। क्वांटम कंप्यूटर तैनात करने में अत्यधिक विकसित तकनीक तथा भारी निवेश की आवश्यकता होगी। तो ये सब चुनौतियां हैं भारत के समक्ष, जिससे अगर पार पा गए तो तीसरे नंबर पर हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 28 से 30 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। तो वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सितंबर अगस्त वाले में। ठीक है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है अभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई है उसके बाद जो है स्थापित की गई है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिनाम के बारे में देख लेते हैं। 26 मार्च 2020 को पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक जनजातीय लॉकडाउन अनुष्ठान रिनाम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक रूप से चीन के हुबेई प्रांत से सबसे नजदीक है, जहां कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ था। तो रिनाम जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इतना जरूर याद रखिएगा। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में गालो जनजाति के द्वारा औपचारिक रूप से 26 मार्च 2020 को शाम 5 बजे से 48 घंटे का यह जनजातीय लॉकडाउन शुरू किया गया था। तो गालो जनजाति के द्वारा, यह भी याद रखिएगा, गालो जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से संबंधित है। गालो अरुणाचल प्रदेश की 26 प्रमुख जनजातियों में से एक है जो पश्चिमी सियांग जिले में निवास करती है। महामारी से बचने के लिए रिनाम में गालो संस्कृति की अली तरनम अनुष्ठान का पालन किया जाता है। अली तरनम में अली का अर्थ महामारी है, जबकि तरनम का अर्थ है पहले से ही रोकना। गालो लोगों द्वारा समय समय पर पशुओं, मुख्य रूप से जंगली मिथुन के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है जो संक्रामक रोगों से बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। 40 वर्षों में यह पहली बार है जब यह अनुष्ठान मनुष्यों की सुरक्षा के लिए किया गया। मोटोर के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी सियांग और लोअर दिबांग घाटी के जिलों में निवास करने वाले आदि समुदाय ने भी रिनाम की तरह एक अनुष्ठान मोटोर का आयोजन किया, जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि महामारी से निपटने हेतु जंगली जड़ी बूटियों का पता लगाने के लिए एक पौराणिक शक्तियां ओझा को आज्ञा देती हैं। मतलब इस तरह का कुछ इनका विश्वास है। इतना याद रखिएगा कि आदि समुदाय जो है वह भी आपका पूर्वी सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है और उसने जो अनुष्ठान किया है उसका नाम है मोटोर। नेक्स्ट है अर्रुवे। अर्रुवे भी जो है अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे और पूर्वी कामेंग जैसे जिलों के मुख्य न्यासी समुदाय ने अर्रुवे का आयोजन किया। ठीक है, तो न्यासी समुदाय जो है वह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के गांवों में महामारी को रोकने के लिए ख्यासंग रातार और मेरी जैसे अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें से हो सकता है कि कोई एक अनुष्ठान पूछ दे और किस के द्वारा यह किया गया यह भी पूछा जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का सॉलिडेटरी ट्रायल 27 मार्च 2020 को भारत ने कोविड-19 के उपचार हेतु वैश्विक स्तर पर दवाओं की खोज के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडेटरी ट्रायल में शामिल होने की घोषणा की। सॉलिडेटरी ट्रायल 4 अलग अलग दवाओं या संयोजनों का परीक्षण करेगा, जिसमें रेमडेसिविर, 2 दवाओं लोपिनावीर एवं रिटोनावीर का संयोजन प्लस इंटरफेरॉन बीटा और क्लोरोक्विन शामिल की गई है। सॉलिडेटरी ट्रायल में इन दवाओं की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इन दवाओं को कोविड-19 रोगियों के देखभाल के मानक के तौर पर उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का इलाज खोजने के उद्देश्य से दवाओं की आणविक संरचना का विश्लेषण कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में देखें, ICMR के बारे में, तो जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिए भारत का यह शीर्ष निकाय विश्व के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के 100% LPG प्राप्त करता। हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य में लगभग सभी लोगों के पास LPG गैस की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के पश्चात राज्य सरकार ने मई 2018 में शेष घरों को कवर करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। 27 दिसंबर 2019 तक राज्य में 2.64 लाख LPG गैस कनेक्शन जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या जो है वह 68.64 लाख है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य के उन सभी लोगों को शामिल किया गया था जिनके परिवार में पेंशन भोगी, आयकरदाता या सरकार, बोर्ड अथवा निगम आदि में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की घोषणा की है, जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी के संकट से निपटने के लिए धनराशि एकत्रित की जाएगी। पीएम केयर्स का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पीएम केयर्स फंड को इकट्ठा करने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं, तो यह जरूर याद रखिएगा। पीएम केयर्स ट्रस्ट को दी जा रही धनराशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर से मुक्त किया गया है। इस फंड का खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 ISRC के बारे में। कोरोना वायरस के प्रसार से संबंधित चिंताओं के मद्देनजर कई भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर एक गूगल समूह बनाया है। इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 नाम का यह गूगल समूह वैज्ञानिकों का एक स्वैच्छिक समूह है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगातार बदले परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। समूह के प्रवक्ता और चेन्नई के वैज्ञानिक R रामानुजम के अनुसार वर्तमान स्थिति में वैज्ञानिक समुदाय की एक सामाजिक एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। इस समूह में 200 से अधिक वैज्ञानिक सदस्य हैं जो IISc, TIFR, IIT, IISER और अन्य संस्थानों से संबंधित हैं। समूह का लक्ष्य मौजूदा और उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना है ताकि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है रेड फ्लैग हवाई अभ्यास। अमेरिकी वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपने सुखोई Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के साथ भाग लेने वाली थी। रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज के बारे में देखें तो रेड फ्लैग हवाई अभ्यास एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक वर्ष में कई बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना, नाटो और अन्य संबद्ध देशों के सैन्य पायलटों तथा अन्य उड़ान चालक दल के सदस्यों को वास्तविक हवाई युद्ध परीक्षण प्रदान किया जाता है। इस बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अभ्यास का मूल्य उद्देश्य वियतनाम युद्ध के दौरान वायुसेना के लड़ाकू पायलटों के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारणों को जानना एवं उसमें सुधार करना था।
यह अभ्यास अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी समुद्री सैन्य दल, अमेरिकी सेना और कई नाटो तथा अन्य संबद्ध देशों की वायुसेना को एक मंच पर लाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला है आरबीआई कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की है। आरबीआई की रेपो रेट दर 5.15% से घटकर 4.4% पहुंच गई है। आरबीआई द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर उसे 4.4% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह 4% पर पहुंच गया है। रिवर्स रेपो दर में अधिक कमी का उद्देश्य बैंकों को आरबीआई के साथ अपनी अतिरिक्त तरलता रखने के लिए के बजाय अधिक उधार देने के लिए प्रेरित करना है। नगद आरक्षी अनुपात यानी कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में 1% की कटौती कर 3% कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 1 मार्च 2020 से बैंकों में समान मासिक किस्त यानी कि ईएमआई भुगतान पर 3 महीने का समय देने की भी अनुमति दी है। इन उपायों की आवश्यकता के बारे में देख रहे तो कोरोना वायरस महामारी की ये तो आवश्यकता तो सबको पता ही है कि जीडीपी दर जो है वह बहुत ज़्यादा घट गया था कोरोना वायरस के कारण। तो ये सब के कारण जो है यह उपाय किए गए हैं। प्रभाव क्या होगा यह जरूरी है। तो रेपो रेट में कटौती समेत सभी उपायों के माध्यम से देश की वित्तीय प्रणाली को लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की तरलता प्राप्त होगी। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य ऋण को सुगम बनाकर मांग में हो रही कमी को रोकना है। मौजूदा समय में आरबीआई मात्र वित्तीय स्थिरता पर फोकस कर रही है। रेपो रेट क्या होता है देख लेते हैं। यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से कोई बैंक ऋण लेता है। रेपो रेट में कटौती कर आरबीआई बैंकों को संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिए ऋण की दरों को आसान करना चाहिए। रिवर्स रेपो दर देख लेते हैं। यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है। अतः जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब रेपो रेट जो होता है उसमें जो बैंक होते हैं वह रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो ऋण लेंगे तो उसके लिए ब्याज चुकाएंगे रिजर्व बैंक को। तो बैंक जो है उस समय जिस रेट पर रिजर्व बैंक को ऋण चुकाते हैं उसको बोला जाता है रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर होता है जिसमें बैंक जो है कुछ राशि अपनी वो जमा करते हैं रिजर्व बैंक में और रिजर्व बैंक जो है उस पर जिस दर से उनको ब्याज देता है उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है नकद आरक्षी अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है जिसे नकद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को यदि रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत न आए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म के बारे में। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इन्वेस्ट इंडिया ने द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य व्यवसायों एवं निवेशकों को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से की गई वास्तविक तैयारियों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करना है। लक्ष्य क्या है तो यह बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लोगों तक वो सभी सूचनाएं पहुंचाएगा जो उन्हें अपने घरों में रहते हुए चाहिए। इस मंच के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया का लक्ष्य लोगों के द्वार तक सुविधाएं पहुंचाना है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं तो बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म बिजनेस से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए समर्पित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम के साथ जल्द से जल्द प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक सक्रिय मंच है जो 24/7 काम करता है। विशेषताएं देख लेते हैं तो यह कोविड-19 के संबंध में प्रतिदिन की जानकारी रखता है। यह केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के संबंध में की जा रही पहलों की नवीनतम जानकारी प्रदान करता है और ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। यह प्लेटफॉर्म प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए गए कदमों जैसे कर्मचारियों के वाहनों की स्वच्छता, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अक्षम करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, ऑनलाइन समाधान देना एवं अन्य अनूठी पहलों की जानकारी भी प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं से जुड़े सवालों के समाधान के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी जो है के साथ साझेदारी भी की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्वेस्ट इंडिया क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, जिसके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी के रूप में इन्वेस्ट इंडिया भारत में सतत निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारी के विकास पर केंद्रित उपक्रम है। यह भारत में अपने व्यवसायों की स्थापना, संचालन और विस्तार के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। 2010 की शुरुआत में प्रचालित इन्वेस्ट इंडिया को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, अब जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के रूप में नाम दिया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 35% इक्विटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की जो है वह 51% इक्विटी और भारत की राज्य सरकारें 0.5% प्रत्येक राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। तो यह जो है आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर CONTEC कॉन्टेक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र यानी कि कॉन्टेक लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्टेक परियोजना कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का संक्षिप्त नाम है। यह टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे एम्स में इसलिए स्थापित किया गया है ताकि छोटे राज्य भी एम्स के चिकित्सकों के व्यापक अनुभवों से लाभ उठा सकें। यहाँ देश भर के विशेषज्ञों के बहुआयामी सवालों का उत्तर देने के लिए विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध होंगे। यह एक बहु मॉडल दूरसंचार केंद्र है जिसके माध्यम से देश के अलावा विश्व के भी किसी भी हिस्से से दोनों ओर से ऑडियो वीडियो वार्तालाप के साथ साथ लिखित संपर्क भी किया जा सकता है। संचार साधनों के रूप में सरल मोबाइल टेलीफोन के साथ साथ दोनों ओर से वीडियो वार्तालापों के लिए व्हाट्सएप, स्काइप और गूगल डुओ का उपयोग किया जाएगा। कॉन्टेक लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थित राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के साथ राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से जुड़े 50 मेडिकल कॉलेजों के बीच वीडियो सम्मेलन का संचालन करने के लिए पूरी तरह से NMCN के साथ एकीकृत है। लक्ष्य देख लेते हैं। तो इस केंद्र का लक्ष्य देश भर के चिकित्सकों को आपस में जोड़ना है ताकि वे एक साथ प्रोटोकॉल पर चर्चा कर सके एवं तदनुसार सर्वोत्तम उपचार प्रदान कर सके। उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं प्रौद्योगिकी की मदद से बड़े पैमाने पर जनता को न केवल कोविड-19 बल्कि अन्य बीमारियों के उपचार में भी सहूलियत देना। भारत एक विशाल देश है और गरीबों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्तमान परिस्थिति में गरीबों को भी देश के सर्वोच्च डॉक्टरों की सुविधा मिल सकेगी इससे, और प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस केंद्र को चालू करने का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराना है। आगे की राह देख लेते हैं। तो आने वाले समय में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और एम्स को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में देश के लिए नीति कार्यान्वयन में और अधिक मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्वालेसेंस प्लाज्मा थेरेपी। हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान की है। प्लाज्मा स्थानांतरण की इस प्रणाली को कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी को कोविड-19 महामारी से जो ठीक हो चुके हैं उनमें विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या प्लाज्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के मरीज सामान्यतः 10 से 14 दिनों में वायरस के खिलाफ प्राथमिक प्रतिरक्षा विकसित कर लेते हैं। इसलिए यदि प्रारंभिक अवस्था में प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है तो यह संभवतः वायरस से लड़ने या गंभीर बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है।
सीपीटी का प्रयोग एवं अनुभव देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेनिश फ्लू के रोगियों में प्लाज्मा का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार वर्ष 2005 में हांगकांग ने सार्स रोगियों के इलाज के लिए तथा वर्ष 2009 में H1N1 रोगियों के इलाज में प्लाज्मा का प्रयोग किया गया था। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों पर इबोला तथा वर्ष 2015 में कांगो द्वारा मर्स के रोगियों पर इसका उपयोग किया जा चुका है। सीपीटी प्रक्रिया के बारे में कुछ खास नहीं है, इसमें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा देर रोक दे रहा हूँ, यहाँ पर खुद से पढ़ लीजिएगा। कुछ समझाने के लिए इसमें है नहीं, और समझाऊंगा भी तो समझ नहीं पाएंगे, मेडिकल टर्म है सारा। WHO के दिशा निर्देश अब पुराने हो चुके हैं, तो यह भी पढ़ना कोई उपयोगी नहीं है। सीपीटी की उपयोगिता देख लीजिए। तो कोविड-19 के लिए अभी कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, केवल सहायक देखभाल जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स, सामान्य मामलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल झिल्ली ऑक्सीकरण यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जैसी कुछ प्रणालियां शामिल है। प्लाज्मा के 2 प्रकार के कोविड-19 रोगियों में प्रयोग किया जा सकता है, जिन लोगों को गंभीर बीमारी हो या जिन लोगों को वायरस से संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा के साथ न केवल एंटीबॉडी अपितु संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। हालांकि इस बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। और अब तो दिल्ली में प्लाज्मा के लिए जो है बैंक भी स्थापित हो चुका है, तो यह सब न्यूज पुराना हो चुका है, इसको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। कोरोना कवच के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया है। यह ऐप फोन में इंस्टॉल करने के बाद फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन की सहायता से संक्रमण के संभावित प्रसार की चेतावनी दे सकता है। वर्तमान में इस ऐप को अस्थायी रूप से कोरोना कवच नाम दिया गया है। वर्तमान में ऐसे ही एक ऐप का प्रयोग सिंगापुर में भी किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद तो आरोग्य सेतु आ ही गया है, तो इस ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं 31 मार्च 2020 के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग देख चुके हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है व्हाट आर कम्युनिटी रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में देख ले तो भारत में संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार भारत के संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करने वाले शब्द हैं, जो कि आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित जिलों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है यदि वे निर्जन और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं तो, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है यदि भूमि का हिस्सा निजी स्वामित्व में हो। ठीक है, तो यह पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियों को पहली बार 2002 के वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था, जो कि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन था। भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में कम सुरक्षा के कारण इन श्रेणियों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीसी की धारा 269 और 270। तो कोरोना संकट के बीच कांगड़ा निवासी 63 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के खिलाफ धारा 270 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये बुजुर्ग महिला दुबई से यात्रा कर भारत लौटी थी और उन्होंने इसी दौरान अपनी यात्रा का सही ब्यौरा नहीं दिया था। बाद में वे कोरोना पॉजिटिव निकली थी और बॉलीवुड की ये सब पुराना न्यूज हो चुका है, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ये देख लीजिए, आईपीसी की धारा 269 और 270 दोनों ही भारतीय दंड संहिता के 14वें अध्याय के अंतर्गत आती हैं। इन धाराओं में स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया है, यह जरूरी है। धारा 269 में 6 महीने की जेल या जुर्माना, जबकि धारा 270 में 2 साल की जेल और या जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के बारे में देख ले तो किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा संभव है, इसके तहत अपराधी को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 270 के बारे में देख ले तो किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या फिर नुकसानदायक काम, इस काम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इस धारा के तहत नुकसानदेह शब्द यह दर्शाता है कि आरोपी ने जानबूझकर यह कदम उठाया है। दोनों की धाराओं में सजा की अवधि लगभग समान है। धारा 188 के बारे में देख लें तो इस दौरान धारा 188 भी चर्चा में है। देश में लॉकडाउन के दौरान इस धारा का इस्तेमाल किया गया है। इस धारा के तहत यदि किसी ने
जिले के लोक सेवक जैसे कि आईएएस ऑफिसर द्वारा लागू किसी विधान का उल्लंघन किया हो, सरकारी आदेश में बाधा डाली हो या फिर उसकी अवमानना की हो, ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा आरोपी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत आरोपी को 1 महीने की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रगयाम ऐप के बारे में। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए प्रगयाम नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। जिला यातायात अधिकारी इस ऐप पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद गाड़ियों को ऑनलाइन ई पास जारी कर सकते हैं। यह ऐप 21 दिन की लॉकडाउन अवधि के ये सब जानना कुछ खास जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रगयाम ऐप जो है वह झारखंड सरकार ने जारी की है। क्योंकि उस समय के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट था और उसके बाद तो एग्जाम हुआ ही नहीं, तो अब एग्जाम में जो है केवल इतना पूछा जा सकता है कि प्रगयाम ऐप किस राज्य सरकार का है, तो वह झारखंड सरकार का है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पीके मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय पैनल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि के पश्चात सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। तो इस उच्च स्तरीय पैनल के जो अध्यक्ष हैं वह पीके मिश्रा हैं, बस इतना याद रखिए। और इस पैनल का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया है। इस पैनल में अलग अलग कार्य समूह हैं, प्रत्येक समूह में 6 सदस्य हैं। इनमें से 20 सचिवों और 40 अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अर्थव्यवस्था और कल्याण पैनल आर्थिक मामलों के सचिव के अधीन गठित किया गया है। इस पैनल को औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान का कार्य दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में एक और समूह का गठन किया गया है। यह समूह चिकित्सा उपकरणों, दवाओं के नियंत्रण, आपूर्ति बनाए रखने और अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं केकियांग सूचकांक के बारे में। तो कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में चीन के जीडीपी के संबंधित आंकड़े जो ये सब यार पुराना हो चुका है, कोई मतलब नहीं रह गया पढ़ने से। भारत VIX सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय शेयर बाजार के अस्थिरता संकेतक भारत VIX सूचकांक में गिरावट आई है। भारत VIX सूचकांक निकट भविष्य में बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जहां एक और अस्थिरता मतलब कि वोलेटिलिटी स्टॉक एवं सूचकांक के मूल्य में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। वहीं भारत VIX सूचकांक में परिवर्तन आगामी 30 दिनों में समग्र बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव की उम्मीद को दर्शाता है। इस प्रकार भारत VIX सूचकांक में बढ़ोतरी का अर्थ होता है कि बाजार निकट भविष्य में उच्च अस्थिरता की उम्मीद कर रहा है। भारत VIX सूचकांक की गणना निफ्टी ऑप्शंस की ऑर्डर बुक के आधार पर राष्ट्रीय शेयर बाजार के द्वारा की जाती है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो VIX सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 1993 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज द्वारा S&P 500 इंडेक्स की कीमतों के आधार पर विकसित किया गया था। तब से VIX सूचकांक अमेरिकी इक्विटी बाजार में अस्थिरता के माप हेतु वैश्विक मान्यता प्राप्त सूचकांक बन गया है। भारत VIX सूचकांक को वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मौजूदा परिदृश्य तो ये मार्च के हिसाब से है, तो अभी पर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आगे देख लेते हैं वुहान की पेशेंट जीरो वेई गुजियान मतलब कि कोई भी महामारी का जो पहला पेशेंट होता है ना उसको पेशेंट जीरो कहा जाता है। तो उनका नाम जो है वह वेई गुजियान की है और यह वुहान की पेशेंट है, मतलब कि चाइना की पेशेंट है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, और कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 और LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। कोविड-19 के मद्देनजर कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है। साथ ही मंत्रालय ने LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 में संशोधन किया है, जो कंपनियों और LLP दोनों को अपने प्रकार का पहला अवसर प्रदान करने के लिए प्रचलन में है। यह कंपनियों और LLP को डिफॉल्ट की अवधि के बावजूद फाइलिंग संबंधित डिफॉल्ट को कम करने और पूरी तरह अनुपालन करने वाली एक नई इकाई के तौर पर शुरुआत करने में मदद करता है। इन योजनाओं में क्या क्या शामिल है? तो यह फ्रेश स्टार्ट स्कीम और संशोधित LLP सेटलमेंट स्कीम
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थिति में अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और अनुपालन बोझ को भी कम करती है। इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इसके तहत इन परियोजनाओं की अवधि यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनियों एवं एलएलपी को फाइलिंग में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क में एक मुश्त छूट दी गई है। कंपनियों और एलएलपी पर संबंधित वित्तीय बोझ को काफी कम किया गया है, विशेष तौर पर उन मामलों में जहां डिफॉल्ट लंबे समय से किया जा रहा हो। इस प्रकार उन्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया गया है। दोनों योजनाओं में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का भी प्रावधान शामिल है, जैसे देरी से जमा करने पर जुर्माना इत्यादि। साथ ही यदि जुर्माना पहले से ही लग चुका हो तो संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के समक्ष अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है। एलएलपी क्या होता है? तो सीमित देयता भागीदारी यानी कि एलएलपी एक साझेदारी है जिसमें कुछ या सभी भागीदारों को सीमित देयता होती है, इसलिए यह भागीदारी और निगमों के तत्वों को प्रदर्शित करता है। एक एलएलपी में एक साथी दूसरे साथी के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होता है। एक एलएलपी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो एक एलएलपी में एक निकाय, कॉरपोरेट और कानूनी इकाई है जो अपने भागीदारों से अलग है। इसका क्रमिक उत्तराधिकार है। अलग कानून एलएलपी अधिनियम 2008 होने के नाते भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान में एलएलपी पर लागू नहीं होते हैं और यह भागीदारों के बीच अनुबंध संबंधी समझौते से विनियमित होता है। प्रत्येक एलएलपी में कम से कम 2 नामित भागीदार व्यक्ति होंगे जो कम से कम एक भारत में निवासी हो सकता है और सभी भागीदार सीमित देयता भागीदारी के एजेंट होंगे, लेकिन अन्य भागीदारों के नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के बारे में। एईएस बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मृत्यु के बाद एक बार फिर इंसेफ्लाइटिस के लौट आने का भय व्याप्त हो गया है। हालांकि एईएस के कारणों पर अब भी शोध किया जा रहा है। हाइपोग्लाइकेमिया और लीची फल के साथ संबंध ने ध्यान खींचा है, मतलब कि इस पर जो है शोध किया जा रहा है कि लीची के साथ इसका क्या संबंध है। अधिक पकी हुई लीची में आधी पकी हुई लीची में टॉक्सिन्स हाइपोग्लाइसिन ए, यह स्वाभाविक रूप से एमिनो एसिड होता है, और मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन होते हैं। अधिक मात्रा में ऐसी लीची का सेवन उल्टियों का कारण बनता है। एईएस के बारे में देख लें तो एईएस मच्छरों द्वारा प्रेषित एंसेफलाइटिस की एक गंभीर स्थिति है। इसकी मुख्य विशेषता तीव्र बुखार और मस्तिष्क में सूजन आना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2006 में एईएस शब्द को एक ऐसे रोग समूह के रूप में दर्शाया जो ऐसे ही अन्य रोगों के समान प्रतीत होता है, लेकिन इसके प्रसार के अव्यवस्थित वातावरण के कारण इसमें अंतर करना मुश्किल है। यह बीमारी विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। कारक क्या होता है? तो एईएस के प्रसार में वायरस मुख्य प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अन्य स्रोत जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थ और गैर संक्रामक एजेंट के कारण भी इसके प्रसार की घटनाएं सामने आई है। यह वैक्सीन निवारक रोग नहीं है। जेईवी भारत में इसका प्रमुख कारण है, 5 से 35% तक। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, निपाह वायरस, जीका वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चंडीपुरा वायरस, मम्प्स, खसरा, डेंगू, स्क्रब टाइफस, एस न्यूमोनिया, ये सभी जो हैं एईएस के लिए प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। लक्षण क्या है? तो भ्रम हो जाता है, भटकाव हो जाता है, कोमा में आदमी जा सकता है या फिर बात करने में असमर्थता हो जाती है, तीव्र बुखार, उल्टी, बेहोशी इत्यादि इसके लक्षण हैं। इंसेफ्लाइटिस क्या है? तो इंसेफ्लाइटिस को प्रायः जापानी बुखार भी कहा जाता है क्योंकि यह जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। यह एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है जो फ्लैवी वायरस के संक्रमण से होती है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्लैवी वायरस के संक्रमण से यह होती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है, जबकि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तुलना में काफी कमजोर होती है।
क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी का वाहक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सुअर तथा जंगली पक्षी मस्तिष्क ज्वर के विषाणु के स्रोत हैं। केंद्रीय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार समेत 14 राज्यों में इंसेफ्लाइटिस का प्रभाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस बीमारी का प्रकोप काफी अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हिमालयन आइबेक्स के बारे में। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन में यह देखा गया है कि हिमालयन आइबेक्स प्रजाति साइबेरियन आइबेक्स प्रजाति से अलग तथा विशिष्ट प्रजाति है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन और हिमालयन स्टडीज के माध्यम से वित्त पोषित एक परियोजना के तहत लाहौल तथा स्पीति हिमाचल प्रदेश में आइबेक्स पर फील्ड सर्वेक्षण किया गया तथा इसके मल के नमूने एकत्र किए गए। मध्य एशिया, ताजिकिस्तान, अल्ताई पर्वत, मंगोलिया और रूस की श्रेणियों में पाई जाने वाली आइबेक्स की प्रजातियों के आनुवांशिक अनुक्रम विश्लेषण किया गया तथा इसमें यह पाया गया कि हिमालयन साइबेरियाई आइबेक्स की अन्य सभी श्रेणियों से आनुवंशिक रूप से अलग हैं। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला है कि साइबेरियन आइबेक्स की आनुवंशिक संरचना में प्लीस्टोसीन युग 2.4 मिलियन वर्ष पहले से परिवर्तन आया था, न कि मायोसिन प्लायोसिन 6.6 मिलियन वर्ष युग के दौरान। आइबेक्स का वितरण देख लेते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। साइबेरियन आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्य भूमि, तीव्र ढाल के क्षेत्र, उच्च समतल भूमि, पर्वतीय कगार तथा पहाड़ों की तलहटी जैसे विभिन्न आवासों में निवास करती है। वैश्विक वितरण देख ले तो इसकी आबादी मंगोलिया के अल्ताई, हंगाई, गोबी अल्ताई, हुरूख पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ सयान पर्वत तक पाई जाती है तथा कुछ आबादी ट्रांस अल्ताई गोबी के छोटे पहाड़ों में पाई जाती है। एशिया में वितरण देख ले तो एशिया में आइबेक्स भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, दक्षिण साइबेरिया तथा चीन में 500 मीटर से 6700 मीटर की ऊंचाई के पर्वतीय आवासों में निवास करती है। भारत में वितरण देख लें तो भारत में आइबेक्स मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियों तथा हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी क्षेत्र तक पाई जाती है। हिमालयन आइबेक्स के बारे में देख लें तो इसे IUCN की लिस्ट कंसर्न्ड श्रेणी में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम कैपरा सिबेरिका है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में रखा गया है। यह भारत में मुख्यतः पिन वैली, हिमाचल प्रदेश तथा कांजी अभयारण्य, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। प्रजातीयकरण यानी कि स्पेसिएशन देख ले तो प्रजातीयकरण नए प्रकार के पौधे या जानवरों की प्रजाति उत्पत्ति संबंधी अवधारणा है। प्रजातीयकरण तब होता है जब एक प्रजाति के भीतर एक समूह अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों से अलग हो जाता है तथा अपनी अनूठी विशेषताओं को विकसित करता है। प्रजातीयकरण के 5 प्रकार होते हैं जिनमें से एलोपैट्रिक तथा सिम्पैट्रिक महत्वपूर्ण है। एलोपैट्रिक देख लें तो जलवायु परिवर्तन की एक श्रृंखला, कालिक स्थलाकृतिक रूपांतरण मतलब कि समय के साथ साथ स्थलाकृति में रूपांतरण प्रजातियों के सतत वितरण को प्रभावित करती है तथा एलोपैट्रिक प्रजातियों को जन्म देती है, क्योंकि भौगोलिक तथा प्रजनन अलगाव के कारण विशिष्ट प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। सिम्पैट्रिक देख लें तो यहाँ भौतिक बाधा नहीं होती परंतु नई प्रजाति शायद एक अलग खाद्य स्रोत या विशेषता के आधार पर अकस्मात विकसित होने लगती है, अर्थात कुछ प्रजातियां पर्यावरण के कुछ विशिष्ट कारकों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि आश्रय या भोजन के स्रोत, जबकि अन्य प्रजातियां इन पर निर्भर नहीं होते हैं। तो एलोपैट्रिक जो होते हैं वह आपका भौगोलिक कारणों से होता है और सिम्पैट्रिक जो है वह आपका खाने वगैरह के कारण होता है, खाद्य स्रोत इत्यादि के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अर्थ आवर 2020 के बारे में। तो विश्व भर में प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले अर्थ आवर को इस वर्ष 28 मार्च 2020 को मनाया गया। थीम 2020 देख लेते हैं। इस वर्ष के अर्थ आवर की थीम जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयोजन देख लेते हैं। तो इसे विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा आयोजित किया जाता है तथा इस कार्यक्रम को पहली बार 2007 में सिडनी में मनाया गया था। यह VVI पॉइंट है, याद रखिएगा।
अर्थ आवर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत लोगों, सरकारी कार्यालयों एवं शहरी केंद्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु एक प्रतीक के रूप में घंटे भर यानी कि स्थानीय समय अनुसार 8:30 से लेकर 9:30 तक के लिए गैर आवश्यक रोशनी बंद करने की आवश्यकता होती है। यहाँ देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके बारे में, अर्थ आवर के बारे में दिया हुआ है, तो देख लीजिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर दुनिया भर के राष्ट्रों द्वारा लॉकडाउन किए जाने के कारण इस वर्ष अर्थ आवर से संबंधित सभी कार्यक्रम डिजिटल तरीके से आयोजित किए गए। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 180 देशों की भागीदारी के साथ अर्थ आवर अब एक अग्रणी पर्यावरण संरक्षण आंदोलन बन गया है। पीएम केयर्स फंड के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, कई बार देख चुके हैं अभी तक, तो कुछ खास इसमें है नहीं। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के बारे में देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय, शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसमें कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूप से निवेश किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित की जाती है। पीएमएनआरएफ के गठन संसद के द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। पीएमएनआरएफ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 39 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं और अधिकारी या कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसका संचालन में इसकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(6) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्च का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर पूरा होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इससे जरूर जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। अब तक जो है जनवरी, फरवरी और मार्च का टोटल करंट अफेयर्स आपका अपडेटेड हो गया और अब जो है अप्रैल और मई का मैं वन लाइनर दे ही चुका हूँ। अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स भी जो है वो 3-4 दिनों के अंदर खत्म कर दूंगा और उसके बाद जो है आपका टोटल अपडेटेड हो जाएगा जनवरी से लेकर के और आपका टोटल अगस्त, सितंबर तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल को देखते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। नया चैनल है, अभी सहयोग कीजिएगा तो बाद में मैं बहुत सारे लोगों का सहयोग जरूर कर पाऊंगा। तो यह आप पर निर्भर करता है, आप जितना प्रोत्साहित करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूंगा और लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो 9525360283 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, या एक और नंबर है 7004385014 पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, व्हाट्सएप का नंबर ये है। ठीक है, याद रखिएगा और कॉल भी कर सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए जीएस का या करंट अफेयर्स का किसी भी का तो आप सस्ते रेट पर ले सकते हैं मुझसे और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलने दीजिए मुझे। पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी बचाइए, नारी का आदर कीजिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, बच्चों और जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए, सरकारी जो निर्देश होते हैं उनका पालन कीजिए। खास करके लॉकडाउन में मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, हाथों को बार बार धोइए और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए, भारतीय सेना का सम्मान कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।